मारिया सुसैराज केरल के कोच्चि की रहने वाली थी। बचपन से ही उसे सिंगिंग और डांसिंग का शौक था। मारिया ने कुछ छोटी मोटी साउथ इंडियन फिल्मों में अभिनय भी किया। कोच्चि में ही मारिया को एक नेवी ऑफिसर जेरोम मैथ्यू से प्यार हो गया था। जेरोम मैथ्यू और मारिया बचपन के दोस्त थे। उन दोनों की स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई एक साथ ही हुई थी। जेरोम और मारिया ने यह तय कर लिया था कि वो जल्दी ही शादी भी कर लेंगे। मारिया अभिनय के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहती थी, नाम कमाना चाहती थी। उसने सोचा कि उसे हिंदी टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, जहां वो ज्यादा नाम और शोहरत कमा सकती है। इसीलिए वो कोच्चि छोड़कर साल 2007 में मुंबई पहुंच गई। मुंबई पहुंचने के बाद मारिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गईं, जिनमें से सबसे बड़ी चुनौती थी उसकी भाषा। जाहिर सी बात है कि हिंदी टेलीविजन और सिनेमा में काम करने के लिए साफ हिंदी बोलनी आनी चाहिए, पर मारिया की हिंदी अच्छी नहीं थी। मारिया जब टीवी और फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई के कई प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगा रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, तभी ऑडिशन के समय उसकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई। ये मारिया और नीरज की पहली मुलाकात थी। नीरज ग्रोवर कानपुर के एक सामान्य परिवार से आते थे। लगभग 25 साल के युवा नीरज ग्रोवर से उनके परिवार को बड़ी आशा थी। नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर एक छोटे मोटे व्यापारी थे। ग्रोवर परिवार को पूरी आशा थी कि उनका बच्चा उनके परिवार का नाम रोशन जरूर करेगा, और वो कर भी रहा था। आपको याद होगा कि साल 2008 में स्टार प्लस पर शाहरुख खान का एक शो आता था, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। नीरज ग्रोवर इस बड़े शो के प्रोडक्शन टीम के हिस्सा थे। एक दिन नीरज ग्रोवर किसी सीरियल का ऑडिशन ले रहे थे, तभी ऑडिशन के लिए मारिया सुसैराज वहां पहुंची। नीरज ने मारिया से टेस्ट के लिए हिंदी में कुछ सवाल पूछे, जिसका मारिया ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि उसकी हिंदी अच्छी नहीं थी। नीरज ने मारिया को समझाया कि हमें हिंदी बोलने वाले लोगों की जरूरत है, क्योंकि ये सीरियल हिंदी में है। आगे कुछ भी आपके लायक होगा तो हम आपको मौका जरूर देंगे। इतना कहकर नीरज वहां से चला गया। अब मारिया ने नीरज के ऑफिस के ही किसी व्यक्ति से उसका नंबर ले लिया, और कुछ ही दिनों बाद मारिया ने नीरज को कॉल भी कर दिया और ऑफिस में हुई अपनी मुलाकात के बारे में याद दिलाया। नीरज ने मारिया को पहचान लिया, फिर दोनों में कुछ बातें हुई। इस फोन कॉल के बाद धीरे धीरे मारिया और नीरज के बीच फोन पे बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। फिर दोनों के फोन की बातचीत मुलाकातों में बदल गई, यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए मारिया नीरज के अपार्टमेंट में भी रही। मारिया ने अपने कोच्चि के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू को नीरज ग्रोवर के बारे में बताया। मारिया ने बताया कि नीरज मुंबई में उसे काम दिलाने में मदद कर रहा है। उसने जेरोम से ये भी बताया कि नीरज का उस पर क्रश है, पर मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जेरोम मैथ्यू शकी किस्म का इंसान था। उसे मारिया और नीरज की दोस्ती वाले रिश्ते पर कतई भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड मारिया उसे झूठ बोल रही है। जेरोम को नीरज और मारिया की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर वो मारिया से कुछ कह नहीं पाता था। साल 2008 में 6 मई को मारिया ने मुंबई के मलाड इलाके में एक नया फ्लैट ले लिया। मारिया ने शिफ्टिंग के लिए नीरज से मदद मांगी, तो नीरज भी मदद के लिए तैयार हो गया। वो रात 10 बजे के करीब मलाड मारिया के फ्लैट पर पहुंचा और सामान वगैरह रखवाने में उसकी मदद करने लगा। ठीक उसी समय मारिया के मोबाइल पर उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू का कोच्चि से कॉल आ गया। वो जेरोम से बात करने लगी। उसने जेरोम को बताया कि वो मलाड वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गई है। तभी जेरोम को मारिया की तरफ से किसी मर्द की आवाज सुनाई पड़ी। उसने मारिया से पूछा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्लैट में कोई और भी है क्या? मारिया ने कहा कि हाँ, नीरज आया है। फिर जेरोम ने पूछा कि इतनी रात को वो तुम्हारे फ्लैट पर क्या कर रहा है? तब मारिया ने जवाब दिया कि वो सामान रखवाने में मेरी मदद करने आया है। जेरोम ने फिर मारिया से कहा कि नीरज को अपने रूम पर मत रुकने देना, उसे वापस भेज देना। जेरोम मैथ्यू उस रात मारिया के रूम पर नीरज की उपस्थिति से बेचैन हो उठा। उसने रात 11:30 बजे के आसपास दोबारा मारिया को कॉल किया, केवल ये कंफर्म करने के लिए कि नीरज उसके रूम से गया या नहीं। पर मारिया ने अपने बॉयफ्रेंड जेरोम को कुछ जवाब देने की बजाय अपना फोन ही बंद कर दिया।
मारिया की इस हरकत से जेरोम गुस्से से पागल हो उठा। जेरोम ने उसी वक्त ये तय कर लिया कि वो मुंबई मारिया के फ्लैट पर जाएगा। मारिया जब मलाड शिफ्ट होने वाली थी तो उसने अपने फ्लैट का एड्रेस जेरोम को बता दिया था। जेरोम ने सोचा कि वो मारिया को बिना बताए ही उसके फ्लैट पर पहुंच जाएगा और ये देखेगा कि मारिया उससे झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। उसने कोच्चि से मुंबई के लिए फ्लाइट पता की तो उसे पता चला कि 7 मई सुबह 3 बजे मुंबई के लिए एक फ्लाइट है। उसने वो फ्लाइट पकड़ी और सुबह 7:30 बजे मुंबई पहुंच गया। फिर वहां से सीधे मारिया के फ्लैट के दरवाजे पर उसने बेल बजाया, पर दरवाजा खोलने कोई नहीं आया। उसने दोबारा बेल बजाया। इस बार मारिया उठी और उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने सामने जो देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। दरवाजे पर उसका बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू खड़ा था। जेरोम बिना कुछ बोले सीधे बेडरूम में घुस गया। बेडरूम में वो जो देखना चाहता था उसे वही दिखा। नीरज ग्रोवर मारिया के बेडरूम में था। अपनी गर्लफ्रेंड के बेडरूम में नीरज को देख के उसका खून खौल उठा। अब जेरोम और नीरज में कहासुनी शुरू हो गई। फिर बात हाथापाई और मारपीट पर आ गई। जेरोम गुस्से में मारिया के किचन से एक चाकू उठा लाया और उस चाकू से नीरज ग्रोवर के पूरे शरीर को गोद दिया। जब मारिया उसे रोकने गई तब जेरोम ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा कि अगर वो उसे रोकेगी तो वो उसे भी मार डालेगा। चाकू के ताबड़तोड़ वार से नीरज की तत्काल मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि नीरज को मारने के बाद मारिया और जेरोम ने उस फ्लैट में शारीरिक संबंध बनाए। कत्ल तो हो चुका था, पर अब दोनों के सामने समस्या थी लाश को ठिकाने लगाने की। उन्होंने सोचा कि अगर लाश को फ्लैट से बाहर ठिकाने लगाने के लिए कहीं ले जाएंगे तो वो निश्चित पकड़े जाएंगे। इसके लिए उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अगर लाश को बाहर भी ले जाएं तो कोई ये ना जान पाए कि वो किसी की लाश ले जा रहे हैं। इसके लिए मारिया ने अपने एक दोस्त को कॉल किया और झूठ बोलकर उसकी कार ले ली कि उसे शॉपिंग करने बाहर जाना है। करीब 11 बजे के आसपास दोस्त की कार से जेरोम और मारिया मलाड के एक मॉल में गए। वहां से उन दोनों ने 3 बड़े बैग, चाकू, एयर फ्रेशनर, पर्दे और चादरें खरीद लाए। बाहर ही एक रेस्टोरेंट में उन्होंने खाना भी खा लिया। दोपहर 3 बजे दोनों फ्लैट पर पहुंचे और नीरज की लाश को रसोई में ले जाकर उसे काटने में लग गए। दोनों ने नीरज की लाश के करीब 100 से ज्यादा टुकड़े कर दिए। फिर लाश के टुकड़ों को बैग में भर दिया। इसके बाद इन बैग्स को दोस्त की कार में लोड करने लगे। मारिया की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि मारिया जेरोम के साथ कार में बैग रख रही है। उसके बाद उसने दोनों को बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा। रास्ते में मारिया और जेरोम ने बोतल में पेट्रोल खरीदा और करीब 7 बजे पालघर जिले के मनोर निकल गए। मारिया और जेरोम ने मनोर के पास जंगल में अपनी कार रोक ली। दोनों ने लाश के टुकड़ों से भरे बैग को कार से निकाला और उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया। जब उन्हें ये तसल्ली हो गई कि लाश जल चुकी है तब वो वापस मुंबई निकल गए। वो रात के करीब 10:30 बजे के आसपास मलाड वाले फ्लैट पर पहुंच गए। फ्लैट पर जितने भी सबूत थे जो उन्हें जेल भेज सकते थे उन्होंने उनमें से अधिकतर मिटा दिए। दीवार, फर्नीचर और खिड़कियों के पर्दे तक नीरज के खून से भर गए थे। उन्होंने दीवार से खून के छींटों को मिटाने के लिए उसे पेंट कर दिया। फर्नीचर्स और पर्दे तक चेंज कर दिए। जेरोम उस रात मारिया के फ्लैट पर ही रुक गया। अगले दिन 8 मई को 12:30 पर उसने मुंबई से कोच्चि के लिए फ्लाइट पकड़ ली और वापस कोच्चि पहुंच गया। अब उधर नीरज ग्रोवर 7, 8 और 9 मई को अपने ऑफिस से गायब रहा, जिससे उसके ऑफिस के दोस्तों ने उसकी खबर लेने के लिए उसे फोन किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। दोस्तों ने फिर मारिया को फोन लगाया। मारिया ने फोन उठाया और नीरज के दोस्तों को बताया कि नीरज तो रूम शिफ्ट करा के वापस अपने फ्लैट पर चला गया था। उसने बताया कि उस दिन के बाद से नीरज से उसकी कोई बात नहीं हुई है। नीरज के दोस्तों ने नीरज को हर जगह ढूंढा, पर उन्हें नीरज की कोई खोज खबर नहीं मिल पाई। बात नीरज के माता पिता तक भी पहुंची।
नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर ने मुंबई के पुलिस थाने में अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस नीरज ग्रोवर का पता लगाने में जुट गई। पुलिस पूछताछ के लिए सबसे पहले मारिया के पास पहुंची, क्योंकि लापता होने से पहले नीरज मारिया के ही फ्लैट पर था। मारिया ने पुलिस को बताया कि नीरज तो 6 मई की रात को ही उसका रूम शिफ्ट करा के अपने फ्लैट पर चला गया था। पुलिस उस दिन मारिया से पूछताछ करके वापस लौट गई, पर कहीं ना कहीं उसे ये शक था कि मारिया उनसे कुछ छुपा जरूर रही है। पुलिस ने मारिया और नीरज के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स निकलवा लिए और कॉल डिटेल्स ने ये कंफर्म कर दिया कि मारिया सबसे झूठ बोल रही है। पुलिस को नीरज के कॉल डिटेल्स से पता चला कि नीरज ने देर रात 1:27 पर अपने मोबाइल फोन से किसी से बात की थी और नीरज का लोकेशन था मारिया का फ्लैट। पुलिस एक बार फिर से मारिया के फ्लैट पर पहुंची और इस बार वहां के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बताया कि उसने 7 मई की सुबह मारिया और उनके एक दोस्त को कार में बैग रखते हुए देखा था। अब पुलिस मारिया के पास गई और इस बार उसने मारिया से सख्त होकर नीरज के बारे में पूछा। मारिया अब जान चुकी थी कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि हत्या उसने नहीं की है, बल्कि हत्या तो उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू ने की है। फिर कोच्चि से नेवी ऑफिसर जेरोम मैथ्यू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद तो नीरज ग्रोवर हत्याकांड से जुड़ी गिरहें एक एक करके खुलनी शुरू हो गईं। नीरज का फोन मारिया के पास से बरामद किया गया। उस कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया जिससे लाश को ठिकाने लगाया गया था। उस कार में कई जगहों से खून के धब्बे मिले। फॉरेंसिक टीम मनोर के उस जंगल में गई जहां लाश को जलाया गया था। फॉरेंसिक टीम को वहां से इंसानी दांत और हड्डियां मिली। फिर इनका और कार में मिले खून के धब्बों का नीरज के परिवार से डीएनए मिलान कराया गया। मिलान में ये सुनिश्चित हुआ कि ये अवशेष नीरज के ही थे। इन सारे सबूतों को कोर्ट में जमा कर दिया गया। इस घटना के 3 साल बाद 11 जुलाई साल 2011 को मुंबई सेशन कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनकर और सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यह हत्या पहले से सुनियोजित नहीं थी। जेरोम ने गुस्से में आकर नीरज का कत्ल कर दिया। वो अपने साथ किसी भी तरह का कोई हथियार भी नहीं ले गया था। कोर्ट ने जेरोम मैथ्यू को सबूत मिटाने और गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया, जिसके लिए उसे 50,000 रुपए जुर्माना और मात्र 10 साल कारावास की सजा सुनाई। वहीं मारिया भी कठोर सजा पाने से साफ साफ बच गई। उसने कोर्ट से कहा कि वो बेकसूर है। उसने जब जेरोम को नीरज का कत्ल करने से रोका था तो जेरोम ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे वो डर गई और कुछ नहीं कर पाई। कोर्ट ने मारिया को केवल सबूतों को मिटाने का दोषी मानते हुए मात्र 3 साल की कारावास की सजा सुनाई। जिस दिन सजा सुनाई गई, मारिया उसी दिन जेल से बाहर आ गई। कारण ये था कि वो 3 साल से ज्यादा का वक्त जेल में गुजार चुकी थी। वो पुलिस की गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद थी और कोर्ट का फैसला आने में 3 साल से ज्यादा का वक्त लग गया था। नीरज ग्रोवर के माता पिता कोर्ट के इस फैसले से बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि जो मुख्य दोषी थी वो ही जेल से बाहर आ गई। नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर ने कहा कि नीरज की हत्या पहले से प्लान्ड थी, पहले से सुनियोजित थी। उन्होंने कहा कि मारिया ने उनके बेटे नीरज से बदला लिया था, क्योंकि उसने मारिया को काम नहीं दिलाया था। नीरज के दोस्तों ने भी कहा कि मारिया ने नीरज का फायदा उठाया था। नीरज के माता पिता ने कोर्ट के इस फैसले पर कहा कि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकें। परिणाम स्वरूप इस फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में किसी ने भी कोई चैलेंज नहीं किया। साल 2018 में जेरोम मैथ्यू भी जेल से बाहर आ गया। कोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद ही डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने इस हत्याकांड पर एक फिल्म बना दी। 19 अगस्त साल 2011 को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म का नाम था नॉट ए लव स्टोरी। राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि मारिया सुसैराज को ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए।
केरल की एक लड़की जो मुंबई हिंदी फिल्मों में काम करने गई थी, उसने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में उसी पर फिल्म बन जाएगी। जेल से छूटने के बाद मारिया कई गलत कामों में लिप्त हो गई। उस पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले पुलिस में दर्ज हुए। एक बार उस पर हज यात्रियों के साथ 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला भी सामने आया था। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी।